ठीक है। मूविंग एवरेजेस, इससे पहले मैं दावा कर सकता हूँ कि आप लोग कभी इस तरह से नहीं सीख पाए होंगे, और मैं बहुत धीरे से बताऊँगा जो कि आप समझ पाएँ चीज़ों को। देखिए, पहली बात तो ये, सबसे पहले ये समझना होगा कि औसत होता क्या है। दूसरी बात ये कि औसत क्यों यूज़ करते हैं, रीज़न क्या है, कारण क्या है। जब आप इस बात को समझ लेंगे कि क्यों यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से उसको यूज़ करना है, तब आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। मैं आपको दो बातें बता दूं शुरुआत में जो हम लोग सीखेंगे। एक तो सीखेंगे मूविंग एवरेजेस से ऑप्शन बाइंग करना, दूसरा सीखेंगे इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग करना, और तीसरा अगली क्लास में मूविंग एवरेज का एक पार्ट है एंकर वीवैप, जिसे हम लोग कहते हैं वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस। तो आज हम लोग मूविंग एवरेज सीख लें, और उसका दूसरा एक हिस्सा एडवांस वर्जन एवीवैप होता है, उसको हम लोग अगले सेशन में कवर कर लेंगे। इतना ऑथेंटिक और इतना प्रैक्टिकल तरीका है ये औसत को यूज़ करने का, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस सेटअप पर जो भी ट्रेड्स हमारे कम्युनिटी ट्रेडर सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं इसको। और भी कई तरीके हैं, बॉलिंजर बैंड आगे की क्लासेस में बताऊंगा, वो भी एक तरीका है। और औसत और स्ट्रेंथ RSI, दो ही तीन टूल हैं जिनको मैं बेहतर मानता हूं, और बाकी किसी आपके काम के हैं नहीं। हालांकि आप उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, आप लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं 20 का मूविंग एवरेज, 50, 100, 200, 150, 10, या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। मैं आपको बताऊं सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करने होता है। जरा समझिए कॉन्सेप्ट को क्या है। देखिए, औसत क्या है और बाजार में किस तरह के औसत होते हैं। बाजार में दो तरह के औसत होते हैं, एक बायर का औसत, एक शेयर का औसत। जो खरीद रहा है उसका एवरेज प्राइस होगा, जो बेच रहा है उसका एवरेज प्राइस होगा, बाकी कोई एवरेज बाजार में नहीं होते हैं। मतलब अगर आपने यहाँ पर चंबल फर्टिलाइज़र की खरीदारी 350 रुपये के प्राइस पर आज की, मान लेते हैं शेयर्स इक्वल खरीदते हैं, 100 शेयर आपने खरीदे 350 के प्राइस पे। अगले दिन आप 100 शेयर फिर खरीद रहे हैं 340 के प्राइस पर। अगले दिन आप फिर 100 शेयर खरीद रहे हैं 360 के प्राइस पर। तो मैं आपसे पूछूं, आप अपना एवरेज प्राइस बताइए, तो आप क्या करेंगे? जितनी भी खरीदारी जिस जिस प्राइस पर हुई, ठीक है, इसको जोड़कर, और कितनी 3 बार आपने खरीदारी की तो डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक औसत आ जाएगा निकल के। यही औसत आपकी खरीदारी का औसत है। जैसे आपने 100 क्वांटिटी 90 रुपये के भाव पर 100 रुपये के भाव पर खरीदी, फिर दोबारा से 100 क्वांटिटी 95 रुपये के भाव पे खरीदी। मैं पूछूं इन दोनों खरीदारी से आपका एवरेज प्राइस क्या आया, तो आप कहेंगे 97.5, 97.5, ठीक है। इस तरह से औसत को हम लोग निकालते हैं। अच्छा, आपका एवरेज प्राइस ही आपका ब्रेक इवन है, आपका माइंड सेट तय कर रहा है। गौर कीजिए, अगर आपने पहली खरीदारी 100 रुपये पर की और दूसरी 95 पे, तो आपका औसत भाव क्या आ गया 200 शेयरों का, 97.5। अब आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा, अगर प्राइस 97.5 के ऊपर ट्रेड करे तो आपका ट्रेड भी ग्रीन रहेगा। तो आपका माइंडसेट, सोचने का तरीका भी पॉजिटिव रहेगा। अगर आपका ट्रेड 97.5 के नीचे ये भाव ट्रेड कर रहा है तो आपका माइंडसेट भी कहीं ना कहीं नेगेटिव रहेगा और पैनिक में रहेंगे। इसी तरह मैं आपसे कहूं, आप 10 लाख क्वांटिटी बेच दीजिए 100 के भाव पर, और फिर 10 लाख क्वांटिटी बेच दीजिए 95 के भाव पर। जब 100 क्वांटिटी थी तो आप ट्रेड को होल्ड कर पा रहे थे। अब आपके पास 20 लाख क्वांटिटी है और 97.5 का प्राइस है, आपने खरीदारी की है। अब आपका प्राइस अगर 100 चल रहा है और लौट कर किसी भी समय 97.5 के ऊपर आएगा, तो इतनी बड़ी क्वांटिटी का प्रेशर आपको लॉस बुक नहीं करने देगा, आप कॉस्ट पर निकल जाएंगे। गौर कीजिए, कॉस्ट पर निकल जाएंगे। यही इंस्टीट्यूशनल बायर और सेलर के साथ होता है। जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, ये साइकोलॉजिकल कंडीशन है, और हम लोग इसके अपने बेनिफिट के लिए इसको बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। देखिए, अच्छा, सेलर का लास्ट सेलिंग प्राइस और बायर का लास्ट बाइंग प्राइस क्या हो सकता है? सेलर के लिए स्विंग हाई उसका लास्ट सेलिंग प्राइस हो सकता है, कि जैसे अगर कोई प्राइस 100 के भाव से चलने की शुरुआत करे और 130 तक जाए, और फिर लौटकर 125 अभी बंद हो गया हो, क्लोज कर रहा हो, तो आपसे कोई पूछे कि ये बताइए 100 से 130 तक भाव गया, तो अगर बीच में किसी ने बिकवाली की होगी
तो वो आखिरी भाव बताइए जिसके ऊपर बेचना संभव ही नहीं हुआ। तो आप कहेंगे कि 130 के स्तर के ऊपर तो भाव गया नहीं, तो सेलर्स ने जो भी पोजीशन बनाई होंगी 130 तक बनाई होंगी, 131 पे तो नहीं बना पाए होंगे। तो सेलर का लास्ट सेलिंग प्राइस क्या है? स्विंग हाई, जहां तक प्राइस चल कर गया। इसी तरह बायर का लास्ट बाइंग प्राइस क्या है? स्विंग लो, कि 100 का भाव गिरकर 80 तक आया, फिर लौट कर 88 क्लोज कर रहा है। आपसे कोई पूछे बायर ने अगर खरीदारी की होगी तो किस स्तर तक की जा सकती है, तो आप कहेंगे 80 तक, इसके नीचे तो गया ही नहीं। अच्छा, अब समझिए, अगर किसी सेलर ने प्राइस 100 से 130 तक या 125 ट्रेड कर रहा है, तो 130 पर कहीं ना कहीं बिकवाली हुई है, तो ही तो 5 रुपए की गिरावट हो गई है। तो जिस सेलर ने 130 पर अपनी पोजीशन, पीक पॉइंट उसका 130 है, यहां से 125 तक उसने कुछ ना कुछ पोजीशन बनाई होंगी, तभी 125 तक प्राइस आ गया। तो जितना भी प्राइस गिरा है यहां से यहां तक जो भी सप्लाई आई, उसका एक एवरेज प्राइस होगा कि नहीं होगा? एवरेज प्राइस होगा कि नहीं होगा? इसी तरह 100 से 88 तक प्राइस गया, वो बीच में यहाँ कहीं भी खरीदारी थोड़ी बहुत की होगी, इम्पैक्ट यहाँ पर ला पाया, तो प्राइस 88 तक पहुंचा। तो 80 से 88 तक, और इस जोन में जब तक प्राइस यहाँ कहीं बना रहे 80 के ऊपर, तो इस बायर का कोई एवरेज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए, जब भी एक गिरते हुए प्राइस में पीक से सेलर का एवरेज लगाइए, क्या कह रहा हूं, सेलर का एवरेज प्लॉट कीजिए, पीक से जितना बाजार गिरा हो उतना। अभी बताता हूं कि कैसे प्लॉट करते हैं, एवरेज लगाते कैसे हैं, ठीक है, और कहां लगाते हैं वो भी बताऊंगा। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, इस पे यूज नहीं करते, ये धन का डीमेट है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं डीमेट्स। इस डीमेट में दो तरह के चार्ट आपको मिलते हैं, एक है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट और एक है चार्ट आईक्यू का चार्ट। जब हम लोग मूविंग एवरेजेस औसत को यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग चार्ट आईक्यू का चार्ट यूज़ करते हैं। बहुत अच्छे से वहाँ पर आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और बहुत साधारण तरीका है, ठीक है। समझते हैं कैसे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, तो क्या है, सप्लाई कहाँ से आती है? जो स्विंग हाई लग गई, ये गिरावट हुई, गिरावट के बाद प्राइस यहाँ तक गया, और यहाँ पर देखिए 46,200 के हाई बनने के बाद फिर प्राइस नीचे गिरावट करने लगा। तो लास्ट सेलिंग प्राइस आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे ये इस कैंडल के ऊपर तो गया नहीं। इस कैंडल के बाद फिर बिकवाली ही होती रही, तो सेलर ने यहाँ भी बेचा, यहाँ भी बेचा, यहाँ भी बेचा, यहाँ भी बेचा, गिर रहा है तब तक बेचता रहा, ये इसके नीचे नहीं गया। तो सेलर का इतना बिकवाली, यहाँ भी बेच रहा है, यहाँ भी 46,000 पे भी, 45,000 पे भी, 44,000 पे भी, तो हर जगह सेलर बेच रहा है। इसका मतलब है इसकी इतनी बिकवाली का एक औसत आएगा, जो 46,000 पे भी बेचा है, 44,000 पे भी बेचा है, 45,000 पे भी बेचा है, तो बीच का कोई भाव आएगा कि नहीं आएगा? एक एवरेज प्राइस निकल कर आएगा। अगर कोई बायर बीच में आकर उसके औसत भाव को काट दे, तो समझिए सेलर को काट दिया गया है। क्यों? ये क्वांटिटी बड़ी सेल कर रहे हैं। अगर आप 10, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, 10-10 लाख ऑर्डर्स बेच दें या खरीद लें और 97.5 के प्राइस का आपका औसत भाव आ जाए, और अचानक से प्राइस 100 से गिर के 97.5 के नीचे आने लगे, तो अपनी क्वांटिटीज को काट के भाग जाएंगे। क्यों? क्वांटिटी बहुत बड़ी है, बड़ी क्वांटिटी का प्रेशर है। इंस्टीट्यूशनल सेलर और बायर के पास भी ये प्रेशर होता है, उनकी क्वांटिटीज तो आपसे बहुत बड़ी हैं, वो एक दिन में हजारों करोड़ों की खरीदारी और बिकवाली कर रहे हैं। इसी तरह अगर 46,300 का प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और डाउन ट्रेंड में प्राइस आया, तो यहाँ से यहाँ तक की बिकवाली में जो एवरेज प्राइस आया वो यहाँ कहीं रहा होगा औसत भाव। जब भी प्राइस इस एवरेज प्राइस को काटेगा तो एक सर्टन बड़ी रैली आएगी। तो देखिए कैसे निकालते हैं किसी सेलर या बायर का एवरेज। सबसे पहले हमको एक पीक पॉइंट ढूंढना है, जिस स्तर तक प्राइस चल के गया। जैसे यहाँ पर 46,200 तक चल के गया, फिर गिरावट की शुरुआत हो गई, तो यहाँ से लो तक जितनी कैंडल्स के फॉर्मेशन हुए वो हमको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और अभी जहां बाजार ट्रेड कर रहा है, जैसे अभी यहां ट्रेड कर रहा है और आपको सेलर का प्राइस चाहिए, या फिर यहां पे आप ब्रेकआउट देख रहे हैं, आपको यहां तक सेलर का प्राइस चाहिए, तो जहां भी रिसेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है तो वहां पर हमको सप्लायर का, सेलर का एवरेज प्राइस मिल जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स जितनी बनी है उतनी कैंडल्स का औसत, और जिस टाइम फ्रेम पर, जैसे यहां से यहां तक जब प्राइस यहां ट्रेड कर रहा था एग्जांपल के तौर पर, इसके बाद ये ब्रेकआउट हुए, तो ब्रेकआउट जब भी ये होंगे सेलर के प्राइस को काट कर ही प्राइस सेल कर गया होगा, ये तय है। ये सबसे ऑथेंटिक प्राइस एक्शन का सेटअप है एवरेज के लिए, ठीक है। तो क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स यहां से लेकर यहां तक कितनी कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ। तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे करना चाहते हैं तो एक स्केल पर क्लिक कर एक क्लिक यहाँ कीजिए और नेक्स्ट क्लिक यहाँ कीजिए, तो देखिए 45 बार्स, ठीक है।
लगभग 45 कैंडल बनी, ठीक है, 45 कैंडल्स बनी हैं, तो आपको मूविंग एवरेज कौन सा प्लॉट करना होगा? 48 का। लेकिन अब अगर 48 का मूविंग एवरेज प्लॉट करेंगे तो इन वाले सेशंस को भी ये मेंशन कर लेगा। इसीलिए मैंने कहा हम लोग दूसरे चार्ट का यूज़ करते हैं, ट्रेडिंग व्यू का नहीं। आप यहाँ पर जब आएंगे तो ये देखिए, जैसे ये बैंक निफ्टी का है, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट इस पर क्लिक करेंगे ना, तो जो आपको चार्ट अभी मैं दिखा रहा था वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अच्छा, ये धन का डीमेट आप यूज़ करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, आप उस लिंक से अपना डीमेट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसानी से ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। स्ट्रेटजी बिल्डर अभी मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया, आप लोगों ने कमेंट किया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल आसानी से आप वहाँ ट्रेड्स कर सकते हैं, देख सकते हैं, पहले से पोजीशन को बना के रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर ये बैंक निफ्टी अगर ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक किया तो वहाँ पहुँच गए। यहाँ पे देखिए, जब आपने इस चार्ट्स पे क्लिक किया तो चार्ट IQ का चार्ट ओपन होगा। आप यहीं पे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट लगाना चाहें तो ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक कर सकते हैं। यहीं पे आप चार्ट IQ का चार्ट इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। प्लॉट हो गया। डेली टाइम फ्रेम, अब मैंने क्या कहा, जहां से जहां तक का एवरेज चाहिए तो ड्रॉ लाइन पर क्लिक कीजिए। यहां पर आपको टूल मिलेगा एवरेज लाइन, ये बहुत महत्वपूर्ण टूल है, एवरेज लाइन। अब पहला क्लिक वहां करना है जहां से गिरावट की शुरुआत हुई, जैसे ये 46,200 से गिरावट की शुरुआत हुई, और हमको देखना है कि कहां जाकर यहां तक का हमको औसत चाहिए था, यहां तक, ठीक है। तो थोड़ा सा 2 दिन आगे तक यहां तक हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, ये सेलर का एवरेज, जिसने 46,200 से सेलिंग की शुरुआत की थी ना, जब प्राइस यहाँ ट्रेड कर रहा था तो इसका औसत क्या था? 43,992, 44,000। 44,000 जब इसका एवरेज था तो देखिए प्राइस ने क्या किया, एक बार इसके ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन इस एवरेज के ऊपर कोई क्लोज नहीं मिला। अब ये क्लोजिंग बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। क्लोजिंग इतनी महत्वपूर्ण है कि जब तक एक सेलर के एवरेज के ऊपर बायर एक क्लोजिंग ना दे दे तब तक आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। क्या कहा? जब तक एक सेलर के ऊपर बायर क्लोजिंग ना दे दे तब तक आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। तो जैसे यहां पर आपने क्या देखा, ये प्राइस यहां पर क्लोज नहीं किया, गैप अप किया ऊपर और रेड कैंडल क्लोज कर दिया, अच्छी क्लोजिंग नहीं हुई, प्राइस दोबारा नीचे आया। अब यहां पर देखिए, जहां तक पिछली बार प्राइस चल के गया वो हाई ब्रेक की है, अब ये प्राइस लॉन्ग रन में गया, तो इसके बाद मोमेंटम देखिए। फिर आपको बताया है ना, ये सेलर का एवरेज प्राइस है। सेलर का एवरेज प्राइस खुद में एक रेजिस्टेंस है, डायनामिक रेजिस्टेंस, जो कि सेलर के औसत भाव के साथ बदलता रहेगा। यहां पर क्या हो रहा है, जब भी सेलर के एवरेज प्राइस निकल कर गए इस स्तर पे, यहां पर निकल गए ये प्राइस, तो पहली बार जब निकले तो एक हाई लगा, सेलर अपनी पोजीशंस को वापस लेने की कोशिश किया, लेकिन स्विंग लो को सेफ रखते हुए बायर्स ने क्या किया, ये जहां तक पिछली बार खरीदारी करके प्राइस को पहुंचा पाए थे वो हाई काट दिया। अब सभी सेलर्स इस डर से कि बायर्स ने बड़ी खरीदारी कर दी, अपनी पोजीशंस को काटकर भाग जाएंगे। जब वो ऐसा करेंगे तो बड़ी डिमांड क्रिएट होगी, जो कि यहां पर दिखता है, और बहुत बड़ी खरीदारी देखने को मिली, ठीक है। अच्छा, इसके बाद टारगेट, पहला एक आप लोगों का साइन होता है कि टारगेट क्या है, मैं आपको बताऊं। जब भी प्राइस सेलर के एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है तो जितना इंपैक्ट ऑफ सेलिंग से लो लग गए, ब्रेकआउट के बाद इंपैक्ट ऑफ बाइंग में कम से कम उतना मोमेंटम तो आएगा कि जैसे यहां पर 43,982, 44,000 से बाजार गिरा और 42,000, 2,000 पॉइंट की गिरावट है। तो ये जब हाई ब्रेक हो रहे हैं, ये हाई कहां ब्रेक हो रहे हैं, अब देखिए ये हाई ब्रेक हो रहे हैं 44,400 पे, तो टारगेट क्या होना चाहिए था? 45,400, 46,300, 400 के आसपास। तो हम लोग कहाँ पहुंचे, देखिए 46,300 के आसपास पहुंच गए ना, तो यही हम लोगों के टारगेट थे। जिन लोगों ने यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन ली, हमारे कई ट्रेडर्स इस तरह से लॉन्ग करके बैठे थे, हालांकि हम लोगों ने भी कराया, सभी लोगों ने लॉन्ग की पोजीशंस ली, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स लोगों ने बुक किए। तो ये मूविंग एवरेज का सबसे ऑथेंटिक यूज है, ठीक है। टारगेट कैसे निकालते हैं दोबारा समझा देता हूँ। एवरेज को प्लॉट करने के बाद मूविंग एवरेज, ये एवरेज लाइन मिल जाती है जहां से आप प्लॉट करना चाहें जिस भी औसत को, ठीक है। और इस तरह से आप इसको लगा लीजिए, और फिर आप देखते हैं कि जब भी ये प्राइस निकला तो जितनी इस एवरेज से नीचे पैनिक आया था ब्रेकआउट के बाद, उतना ही बड़ा पहला बुल रन आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको और कैसे यूज करते हैं, जैसे इंट्राडे में अभी देखिए, अभी बैंक निफ्टी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाइए, ठीक है, बहुत आसानी से समझा देता हूं। अब कल से क्या हुआ है जरा गौर कीजिए, इस हाई को टच करने के बाद बाजार इस हाई को नहीं निकला है, देख पा रहे हैं, इस हाई को टच करने के बाद बाजार इस हाई को अभी तक नहीं निकला है। तो सेलर यहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन निचले स्तर पर स्विंग लो ब्रेक नहीं हुए। तो हम लोग इस सेलर के एवरेज प्राइस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। यहां पर पहला क्लिक कीजिए
और अभी तक जहां तक प्राइस चला है वहां पे क्लिक करके अब देखिए इसके ऊपर आपको अच्छी क्लोजिंग आज के सेशन में कहीं देखने को नहीं मिली। अब कल के सेशन में कभी भी ये हाई निकलेंगे, 47,000 के ऊपर प्राइस ट्रेड करेगा और कल और कैंडल्स जुड़ जाएंगी इसमें। तो जब और कैंडल्स जुड़ जाएंगी तो और प्राइस देखने को मिलेगा, एवरेज ये बदल जाएगा, जो अभी 46,800 46,924 है ये बदल जाएगा। अगर कभी भी इसके ऊपर प्राइस निकले और ये डे हाई निकल जाए तो बहुत बड़ा मोमेंटम फिर से आपको मिलेगा, 200-400 पॉइंट आप फिर गेन कर लेंगे। इस तरह से जब आप औसत को यूज़ करते हैं, ये सबसे ऑथेंटिक प्राइस एक्शन है, सबसे बेहतरीन प्राइस एक्शन को यूज़ करने का तरीका, इससे बेहतर नहीं। आज देखिए पूरे दिन जब भी प्राइस, ये सेलर का एवरेज है ना, सेलर यहाँ से सेल कर रहा है, इसका औसत है, तो देखिए सेलर अपने एवरेज के पास हमेशा पोजीशन ले रहा है। देखिए जरा गौर कीजिए, प्राइस आ रहा है, इसको टच कर रहा है, तुरंत गिरा रहा है, इसके पास का तुरंत गिरा रहा है, फिर आप जा रहे हैं, फिर गिरा रहा है, फिर अगर एक बार भी आप सेलर के प्राइस को निकल गए और ये स्विंग हाई आपने निकाल दिए इंट्राडे में, आपको मोमेंटम मिल जाएगा। बात क्लियर हुई? इस तरह से मूविंग एवरेज इसको यूज कीजिए। ठीक है, चलिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।